बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची से लापता होने वाली दुआ मंजर आम पर आ गई। अपनी मर्जी और पसंद से शादी का एतराफी बयान जारी कर दिया। कहा जहीर से दोस्ती पबजी से हुई। लड़की ने वालिद और कजन की जानिब से हिरासा करने से रोकने के लिए अदालत में दरखास्त दे दी। इस पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दुआ मुबैना अगवा केस का ड्रॉप सीन हो गया। पबजी से दोस्ती हुई। ऑनलाइन गेम पबजी मोबाइल से हमारा रब्ता हुआ और उसी से हम मुंसलिक हैं। दो तीन साल से हमारा रब्ता था। अभी आ गई। लड़की मर्जी से लाहौर आई और जहीर से निकाह किया। मैं खुद आई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया। घर वापस नहीं जाना चाहती। उकाड़ा पुलिस की तहवील में दोनों ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। चाहते थे कि इसके घर वालों की रजामंदी से सब, मगर इसके घर वालों ने कोई आज तक अभी से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसकी वजह से ये खुद ही आ गई थी। मैंने इसे नहीं कहा। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। लाहौर पुलिस ने दुआ और जहीर को उकाड़ा पुलिस से तहवील में ले लिया, जिन्हें कराची पुलिस के हवाले करने से पहले कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। दूसरी जानिब दुआ ने वालिद और कजनों की जानिब से हिरासा करने से रोकने के लिए सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वालिद जबरदस्ती शादी कजन से कराना चाहता था। अब वालिद और कजन इसे मुसलसल हिरासा कर रहे हैं। एडिशनल सेशन जज ने कार्रवाई करते हुए वालिद और कजन को दुआ को हिरासा करने से रोक दिया। इससे कबल दुआ ने जिला कचहरी लाहौर में मुतलका जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पसंद की शादी से मुतालिक अपना बयान रिकॉर्ड कराया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पसंद की शादी की है, किसी ने अगवा नहीं किया, शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। दुआ कराची से 16 अप्रैल को लापता हुई थी। कैमरामैन खावर महमूद और रिपोर्टर अरशद अली के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। किसी ने अगवा नहीं किया, बालिग हूँ, अपनी मर्जी से लाहौर के नौजवान जहीर अहमद से शादी कर ली। कराची अल्फला गोल्डन टाउन से 16 अप्रैल को लापता होने वाली दुआ का वीडियो बयान सामने आ गया, जिसमें कहा कि घर वाले मेरी शादी जबरदस्ती कहीं और करना चाहते थे। मारते पीटते भी थे। वालिदैन ने बेटी को कम उम्र करार दिया। निकाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मुतालबा किया कि लड़की को कराची लाकर मामले की तहकीकात की जाए। साद साबरी की रिपोर्ट देखते हैं। दुआ जहरा काज़ी, आप कराची से बिलोंग करती हैं। आपका क्या नाम है? ज़हीर अहमद। ज़हीर अहमद। आपका? दुआ जहरा काज़ी। ठीक, आप कराची से बिलोंग करती हैं। और आप बेटा? आप लाहौर से बिलोंग करती हैं। मलिर अलफला के इलाके गोल्डन टाउन से 16 अप्रैल को लापता होने वाली दुआ ज़हरा बिल आखिर 10 दिन बाद पाकपतन में मंजर आम पर आ गई। दुआ ज़हरा ने अपने वीडियो बयान में घर वालों पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो बालिग है और अपनी पसंद से ज़हीर अहमद नामी नौजवान से शादी की है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पर मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए। दुआ खुद को बालिग करार दे रही है, लेकिन कराची में मौजूद उसके वालिदैन का दावा है कि उनकी बेटी अभी 14 साल की भी नहीं हुई। वालिद ने अपने इस दावे के सबूत में बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट समेत दीगर दस्तावेज़ात भी पेश कर दिए। मैं आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट, ये देखें, ये 7 मई 2005 का है। ये उसका बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी है। ये दुआ ज़हरा की 27 अप्रैल 2008। ये बेफाम में कल दिखा चुका था, ठीक है, 27 अप्रैल 2008। और ये मेरे पास उसका पासपोर्ट बना हुआ है। इसके मुताबिक बच्ची कल 14 साल की होगी, यानी जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो 13 साल 11 महीने और तकरीबन 17-18 दिन की थी। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि दुआ ज़हरा को कराची लाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करके मामले की तहकीकात की जाए। जो शख्स उसे उठा के लेके गया है, वो उसने एक क्राइम किया है कि वो एक अंडर एज लड़की को लेके गया है। 13 साल 11 महीने और 17-18 दिन की बच्ची थी वो। उसका उन्होंने जो निकाहनामा वहाँ बनाया वो 18 साल का था। ये मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं। अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो सामने लाएं। अगर उसके वो 18 साल की है तो उसके पास आईडी कार्ड भी होना चाहिए नादरा का, कराची से निकला हुआ, क्योंकि कराची में रहती थी वो।
ये मेरे पास सब एविडेंस हैं। वो 13 अभी कल वो 14 साल की होगी। एक तो उन्होंने हमारी बच्ची उठा ली, उसके बाद उससे ज़बरदस्ती जो बयान लेना चाह रहे हैं वो ले रहे हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है बच्ची को यहाँ पे कराची में लाया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन मेरे हवाले नहीं किया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए और वहाँ पर एक वहाँ पे जो है एक क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन की जाए। दुआ ज़हरा के वालिदैन का दावा है कि उनकी बेटी कम उम्र है, जिसे 16 अप्रैल की दोपहर 12 बजे उस वक्त अगवा किया गया था जब वो गली में कचरा फेंकने गई थी, जबकि दुआ के निकाह नामे पर 17 अप्रैल की तारीख दर्ज है और उम्र 18 साल लिखी गई है। सिंध के कवानीन कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी नहीं हो सकती, लेकिन पंजाब में शादी के लिए उम्र की हद 16 साल है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ साद साबरी, समा, कराची। कराची से लापता दुआ ज़हरा को तहवील में लेने के लिए AVCC की टीम लाहौर रवाना हो गई। लड़की की कराची मुंतकली के बाद उम्र के तयन के लिए बोन टेस्ट करवाया जाएगा। बात कर लेते हैं, शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ हैं। शाहनवाज, क्या कुछ किया जा रहा है इस मामले में? राबता करने की कोशिश करते हैं शाहनवाज अली कादरी से। कराची से लापता दुआ ज़हरा को तहवील में लेने के लिए AVCC की टीम लाहौर रवाना हो गई है। ये भी बताया जा रहा है कि लड़की की कराची मुंतकली के बाद उम्र के तयन के लिए बोन टेस्ट करवाया जाएगा और पंजाब की अदालत में कराची का तफ्तीशी अफसर दुआ के हमरा होगा। वालिदैन और दस्तावेज़ात के मुताबिक बच्ची कम उम्र है। दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए बोन टेस्ट किया जाएगा। शाहनवाज, बताइए इससे मुताल्लिक क्या मज़ीद तफसील है? देखिए, इस वक्त दुआ जो है लाहौर पुलिस की तहवील में है। अब कराची पुलिस ने उसको अपनी तहवील में लेने का फैसला किया है और इसी सिलसिले में एक स्पेशल टीम लाहौर रवाना कर दी गई है। टीम 5 रुकनी एहलकारों पर मुश्तमिल है, जिसमें तफ्तीशी अफसर सईद भी शामिल है। पुलिस काम बताते हैं कि दुआ ज़हरा के जो दस्तावेज़ात हैं वो सामने आए हैं। वालिदैन की जानिब से दावा किया जा रहा है कि बच्ची की उम्र कम है, तो इसके लिए दुआ की उम्र के तयन के लिए दुआ को कराची लाने के बाद उसका बोन टेस्ट करवाया जाएगा। अभी जो यहाँ से जो तफ्तीशी अफसर गया है वो कोर्ट पेश होगा उनके साथ, उसके बाद दुआ को कराची ले आया जाएगा और यहाँ पर भी उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया शाहनवाज अली कादरी। कराची से लाहौर जाकर निकाह करने वाली दुआ के वालिद का कहना है कि उनकी कम उम्र बेटी को अगवा करके संगीन जुर्म किया गया है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से, जो इस वक्त दुआ के वालिद के हमरा मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दुआ ज़हरा केस में गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक 2 अहम पेशरफ्त सामने आई है। गुज़िश्ता रात दुआ का अपना वीडियो पैगाम सामने आया जिसमें उसने बताया कि उसने पसंद की शादी कर ली है, क्योंकि उस पर उसके बकौल उसके घर वाले मारपीट करते थे, सख्ती करते थे, इसलिए वो घर से भाग कर गई है। वो अकेली कराची से लाहौर गई है, जहाँ पर उसने जाकर अपनी पसंद से ये शादी की है। इन तमाम तर जो पेशरफ्त हुई है इस पर हम दुआ के वालिद से बात कर लेते हैं। लड़की का भी बयान सामने आया गुज़िश्ता रात, आज उसके साथ जो लड़का है ज़हीर, उसका भी बयान आ गया। इन दोनों बयानात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर 10-15 मिनट बाद उसको अंडर प्रेशर करके वो एक नए से नए बयान देते जा रहे हैं। मैं इन चीज़ों को इनको स्ट्रांगली डिनाई करता हूँ। लड़के की तरफ से जो कहा गया कि 3 साल से राब्ते में है, एक मखसूस गेम का नाम लिया गया, क्या बच्ची उस तरह का गेम खेलती थी आपने कभी? सर, मैंने 2 साल पहले उसे PUBG खेलते हुए देखिए, मैंने सबको बताया भी था कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा कौन कौन सी गेम्स खेलती थी। 1.5-2 साल पहले तक वो PUBG खेलती थी। मैंने उसके बाद उसकी ये गेम, चूँकि उसके अंदर वो पीछे वो लड़के माइक पे बातचीत कर रहे होते थे, तो मैंने उसे बंद कर दी थी। लेकिन उसके बाद वो शिफ्ट हुई क्लैश ऑफ क्लैंस के ऊपर। मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर भी मैसेजिंग सिस्टम है और कॉलिंग सिस्टम है। ये उसके थ्रू ये लिंक में रहे हैं। अभी आप खुद देखें कि वो 10 या 11 साल की थी जब से उसने उसे ट्रैप करना शुरू किया है, तो वो अपने आप को खुद एक क्राइम के अंदर बुनता चला जा रहा है। दुआ के वालिद हैं, उनका ये कहना है कि जो दोनों बयानात आए हैं, दुआ का और ज़हीर का, उन दोनों बयानात में जो बातें की गई हैं वो से मुस्तरद करते हैं। दुआ का बयान जो है वो, उनके वालिद का कहना है कि उसने अंडर प्रेशर ये बयान दिया है, जबकि ज़हीर का बयान सरासर झूठ पर मबनी है। ज़हीर के जो दुआ के वालिद हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि दुआ को फिल फौर जो है वो सिंध लाया जाए और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए ताकि एक शफाफ तहकीकात की जा सके। जी, साद अपडेट कर रहे थे कुछ मजीद इसी पर बात। एक के बाद एक केस, कराची से 9 उम्र लड़कियां पंजाब जाकर निकाह कर रही हैं। दुआ, निमरा और अब दिनार। ऐसा क्यों है? पंजाब के कवानीन में वो क्या सहूलत है जो सिंध में नहीं है? सबसे पहले खबर गर्म हुई। कराची अल-फलाह से 13 साल दुआ लापता हुई और कई रोज बाद पुलिस ने दुआ और ज़हीर नाम के लड़के को पाकपतन से तहवील में लिया। मालूम हुआ दोनों 17 अप्रैल को निकाह कर चुके थे।
दूसरी लड़की निमरा सऊदाबाद कराची से लापता हुई। फिर डेरा गाजी खान से वीडियो पैगाम में निमरा ने वादे कर दिया कि वो 18 अप्रैल को निकाह कर चुकी। निकाहनामे में उम्र 18 साल लिखी गई, जबकि निमरा की गुमशुदगी की FIR में उम्र 18 साल से कम दर्ज है। और फिर कराची सोल्जर बाजार से दिनार लापता हुई और बिहाड़ी से मिली। वो पसंद की शादी कर चुकी थी। इनमें से 2 लड़कियों का निकाह सिंध में बिल्कुल नहीं हो सकता था, जिसकी वजह अंडर एज मैरिज का सख्त कानून है। इन दोनों लड़कियों ने पंजाब में सहूलत से निकाह कर लिया। तीनों केसेस बहुत मिलते जुलते हैं और सवाल उठाते हैं कि आखिर ये लड़कियां सिंध से पंजाब जाकर ही क्यों निकाह कर रही हैं? क्या इसकी वजह कवानीन में नरमी सख्ती तो नहीं, या इसकी वजह PUBG की वबा और सोशल मीडिया का क्रेज तो नहीं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सियासी कायदीन और ख़ानदान के अरकान के हमरा उम्रे पर जाने के प्रोग्राम में तब्दीली। चार्टर्ड जहाज़ के बजाय अब आम फ्लाइट में सऊदी अरब जाएंगे। PIA को 70 सीटें बुक करने की हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खानदान और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के हमरा उम्रे के लिए शाहाना के बजाय आमियाना अंदाज में जाने का फैसला कर लिया। चार्टर तैयारे में सफर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म अब 70 साथियों के हमरा आम परवाज पर सऊदी अरब जाएंगे। वजारत खारजा ने PIA इंतजामिया को आगाह कर दिया। PIA को नए खत में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथ उम्रे पर जाने वालों के लिए कमर्शियल परवाज में 70 सीटें मुख्तस की जाएं। वजारत खारजा ने 1 रोज पहले PIA को बोइंग 777 बुक करने के लिए खत लिखा था। नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह में हायल रुकावटें दूर हो गई हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। पासपोर्ट तरजीही बुनियादों पर आम कैटेगरी में इशू किया गया। मुद्दत 10 बरस है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को भी पासपोर्ट जारी किया गया। इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब जरूर आएंगे, वापस आएंगे वो मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। मरियम नवाज ने जो कहा था उसके इम्कानात अब रोशन है। नई हुकूमत आते ही बड़े मियाँ को पासपोर्ट जारी हो गया। फासिज्म 4 साल रहा है कि मुल्क के जो शहरी है, प्राइम मिनिस्टर है 3 दफा का, उससे उसकी ID इतनी छोटी ज़हनियत मुसल्लत थी। ये नवाज शरीफ का हक था और अल्लाह ताला के फजल करम से आज उनको उनका पासपोर्ट, आज नहीं रहा 2-3 दिन पहले उनका पासपोर्ट उनको मिल गया। नवाज शरीफ को जारी होने वाले पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल है, जो कि अर्जेंट बुनियादों पर ऑर्डिनरी कैटेगरी में जारी हुआ है। विफाकी हुकूमत ने कुछ अरसे पहले पासपोर्ट की तजदीद की हिदायत जारी की थी। नवाज शरीफ के साथ ही लंदन में मुकीम इसहाक डार को भी पासपोर्ट जारी हो गया। इसहाक डार का पासपोर्ट 3.5 साल कबल ब्लॉक किया गया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दोनों रहनुमाओं के पासपोर्ट की तजदीद का अमल रोक रखा था। पासपोर्ट वापस लेने के लिए मरियम नवाज की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त करने वाले 2 रुकनी बेंच में से एक जज ने समाअत से माजरत कर ली। बेंच ने दरख्वास्त वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल कर दी। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है वो मरियम नवाज की उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त पर जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा था। तमाम जब समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही पर मुश्तमिल दूसरे रुकन जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि इस बेंच का हिस्सा जो है वो जाती वजूहात की बिना पर नहीं रहना चाहता, जिस पर जो है वो और इसके साथ साथ इस दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई आगे नहीं कर सकता, जिस पर जो है वो अदालत ने कार्रवाई करते हुए जस्टिस फारूक हैदर ने फाइल जो है वो दोबारा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी है। ताहम गुज़िश्ता रोज कल जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नैब हुकाम को नोटिस जारी किए थे और नैब हुकाम आज बाकायदा तौर पर अदालत के रूबरू अपना जवाब जमा करवाने पहुंचे थे। ताहम जवाब जमा करवाने से पहले ही बेंच के एक रुकन ने दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अरशद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और सूबों से सिक्योरिटी मांग ली। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट करेंगे। PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शिकायत लेकर सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में मंगल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मरकजी दफ्तर और जिला दफातर के सामने एहतजाज किया जाएगा। कल हमारा जो एहतजाज का मकसद है उसकी एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर है और वो ये है कि जब इलेक्शन कमीशन के पास
हमारे मुनहरिफ अरकान का डिक्लेरेशंस आ चुकी हैं, तो वो उनको डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं कर रहा? आइन के मुताबिक उन्होंने इस अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करना है। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास में चेयरमैन पीटीआई ने पेशावर, लाहौर और मुल्तान के दौरों का ऐलान कर दिया। इमरान खान तीनों शहरों में आम सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। उधर इलेक्शन कमीशन में सूबाई और जिले दफातर की सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास भी हुआ। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। सूबाई हुकूमतों से भी सिक्योरिटी मांग ली। इलेक्शन कमीशन लाहौर ऑफिस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के एहतजाज की कॉल पर कारकुनान जमा होना शुरू हो गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा की नुमाइंदा शाहीन मिशाल से। शाहीन, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के जानबदार रवैये के खिलाफ पीटीआई का जो एहतजाज है वो इस वक्त जारी है। 12 बजे का टाइम दिया गया था और कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए हैं। ज़्यादा बड़ी तादाद अभी यहाँ पर जमा नहीं हुई है। प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं और पंजाब की लीडरशिप की बात की जाए तो उनमें से भी अभी तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। बाकी इस दूसरी सिचुएशन अगर देखी जाए सिक्योरिटी के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पुलिस की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। कैमरामैन अगर आपको इस वक्त दिखाएं तो जो रुकावटें हैं वो भी खड़ी कर दी गई हैं और पुलिस की तादाद भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। जो ख़वातीन अहलकार हैं वो भी तैनात कर दी गई हैं और पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको यकीनी बनाने के लिए 600 से ज़्यादा अहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। दूसरी जानिब जो पीटीआई के लोग हैं वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और जो पीटीआई के तराने हैं वो बजाए जा रहे हैं। एहतजाज में इस वक्त सिर्फ पीटीआई के कारकुनान ही शामिल नहीं हैं बल्कि साथ साथ यहाँ पर जो वकला बरादरी है वो भी मौजूद है और वो भी एहतजाज का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन बात की जाए अगर कोई मेन क़यादत की तो वो यहाँ पर अभी नहीं पहुँची है। फवाद चौधरी की जानिब से कहा यह गया था कि ये एहतजाज जो है वो अलामती होगा, यहाँ पर ज़्यादा देर तक धरना वगैरह नहीं दिया जाएगा। 2 बजे तक ये एहतजाज तकरीबन ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी चूँकि लीडरशिप नहीं पहुँची है तो देखते हैं कि आगे जो सूरत हाल है वो मज़ीद कितनी लंबी जाती है, यहाँ पर सूरत हाल किस तरीके से कौन सा रुख लेती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे लोगों का इजाफा होता जाएगा यहाँ पर सूरत हाल बिगड़ने का भी खदशा है और उस हवाले से यहाँ पर पुलिस एहलकार भी तैनात है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाहीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं ने फैसलाबाद जिले कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया है। अब्दुल अहद इससे मुतालिक मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ ज़िले इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर और देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा बड़ी तादाद में इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको जो है वो हटाने का जो है मुतालबा सामने आ रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी और गैर मुनासिब रवैया के खिलाफ जो है शदीद नारेबाजी की जा रही है। कारकुनान ने जो है हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं, बैनर्स उठाए हुए हैं और शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं और सूबाई पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब भी करेंगे। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज पेशावर पहुंच रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं और सूबाई पार्लिमानी पार्टी इजलास से साबिक वज़ीर-ए-आज़म खिताब भी करेंगे। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने धरना 2 का इंदिया दे दिया। बोले अब फैसला कुन वक्त आ गया है, कारकुन इस्लामाबाद आने की तैयारी करें। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा सबको साथ बैठना होगा। एक फैसला कुन वक्त आ गया कि क्या हम गुलामी करेंगे या फिर एक आज़ाद मुल्क बन के रहेंगे, और उसके लिए कभी भी आज़ादी जद्दोजहद के बगैर नहीं जीती जाती। मैं सारे अपने कारकुनों के अलावा सब पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि आपने तैयारी करनी है। इस्लामाबाद में आपको कॉल दूंगा और चंद हफ्तों के अंदर कॉल दूंगा। अभी सारे तैयारी करें और आपने फिर इस्लामाबाद आना है और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते आपने मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद में बैठना। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इमरान खान को चैलेंज। बोले दामन साफ है तो रसीदें दिखाएं और क्लियर हो जाएं। फॉरेन फंडिंग केस में मुंह क्यों छुपाते फिर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलना इमरान न्याजी का ब्लैकमेलिंग हथकंडा है। मुल्क की तबाही कर दी, मईशत को तबाह कर दिया, खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया, पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी हैसियत को तबाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलना इमरान न्याजी का ब्लैकमेलिंग हथकंडा है। फॉरेन फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपाते फिर रहे हो? इमरान न्याजी साहब, आपका दामन साफ है तो आओ आके रसीदें दिखाओ और साफ हो जाओ।
इमरान न्याजी साहब खुद को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की आज़ादी के हीरो नहीं, पाकिस्तान की आज़ादी के विलन हैं। सदर पाकिस्तान अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान को इमरान न्याजी ने PTI का जियाला बना दिया। अब एक ही कार्ड चलेगा, वो कारकर्दगी का कार्ड होगा। और फरद शहजादी और फराह खान को करोड़ों रुपए मालियत की ज़मीन मुंतकली की दस्तावेजात सामने आ गईं। बिजनेस टाइकून के बेटे ने ज़मीन फराह खान के नाम मुंतकिल की। बनी गाला के करीब ज़मीन मुंतकली के लिए रकम किसने अदा की, सवालात उठ गए। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। फरद शहजादी और फराह गोगी का नाम फिर खबरों में। इस बार दस्तावेजात भी सामने आ गयी। बनी गाला के करीब मोहरा नूर में प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे से 200 कनाल और 6 मरले जमीन ट्रांसफर होने के सबूत मिल गए। दस्तावेजात के मुताबिक बहरिया टाउन के चीफ एग्जीक्यूटिव अली रियाज मलिक ने ये जमीन ट्रांसफर की। एक इंतकाल 100 कनाल 1 मरले का, जबकि दूसरा 100 कनाल 5 मरले का है। पहला इंतकाल 10 मार्च 2021 और दूसरा 26 अगस्त 2021 को हुआ। करोड़ों रुपए मालियत की जमीन मुंतकिली पर कई सवालात भी उठने लगे। अब सारे मामले पर मलिक रियाज का मौक़िफ़ भी जान लें। कहते हैं दस्तावेजात से मुतालिक असल हकाइक छुपाए जा रहे हैं। ये जमीन दरअसल एक यूनिवर्सिटी और लंगर खाने को अतिया की गई थी। ताहम यूनिवर्सिटी का मकाम तब्दील होने पर जमीन की मुंतकिली रोक दी गई थी। ट्रांसफर की कागजी कार्रवाई खत्म कराने के लिए भी दरखास्त दी जा चुकी है। ताहम आम आदमी के लिए लंगर खाना काम करता रहेगा। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। FIA ने साबिक DG FIA बशीर मेमन को मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर मुकदमात में क्लीन चिट दे दी। तफ्तीशी टीम ने बशीर मेमन को बेकसूर करार दे दिया। लाहौर की सेशन कोर्ट ने साबिक DG FIA बशीर मेमन की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत FIA के तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया कि बशीर मेमन तफ्तीश में बेकसूर साबित हुए हैं, लिहाजा किसी मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी दरकार नहीं है। FIA के बयान के बाद साबिक DG FIA बशीर मेमन ने अदालत से अपनी अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। मीडिया से गुफ्तगू में बशीर मेमन ने एक बार फिर दावा किया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम केसेस झूठे हैं। उनका क्या कहना था, आपको सुनवा देते हैं। अब आपको ये बताएं कि गवर्नर पंजाब को उमर सरफराज चीमा को सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उमर सरफराज चीमा 3 रोज़ कबल डायरिया और के बायस अस्पताल में दाखिल हुए थे। बात करते हैं इसी सिलसिले में, दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल, आगाह कीजिए। जी, गवर्नर पंजाब की 3 रोज कबल तबीयत नासाज हुई थी, जिसके वजह से उन्हें सर्विसेज अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहाँ पर उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते रहे। 2 दिन तक टेस्ट किए जाते रहे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका दानियाल। बिजली का शॉर्टफॉल मजीद 500 मेगावाट बढ़ गया, 7,971 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। निजी बिजली घरों को ईंधन की फराहमी ताहाल बहाल ना हो सकी। हुकाम पावर डिवीजन के मुताबिक ईंधन की मतलूबा फराहमी में चंद रोज लगेंगे। पैदावारी सलाहियत से 50% कम बिजली मिल रही है। गुजरांवाला में बिजली की लोड शेडिंग ने दुकानदारों का सीजन खराब कर दिया। दुकानदार कहते हैं यही दिन कमाई के हैं, लेकिन बदतरीन लोड शेडिंग के बायस कारोबार मफलूज होकर रह गया है। उमर मुगल से मजीद जानते हैं। उमर, बताइए। आज जी बिल्कुल, गुजरांवाला में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला दिन ब दिन बद से बदतरीन होता जा रहा है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, जबकि दही इलाकों में 12 से 14 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस ना सिर्फ शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि जो दुकानदार हैं उनका भी लोड शेडिंग की वजह से कारोबार जो है वो शदीद मुतासर हुआ है। कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लोड शेडिंग तो अब ईद के करीब आते हुए बढ़ती जा रही है, और दूसरा ये कि शाम के टाइम हमारा रश ज़्यादा होता है, उस टाइम अंधेरा भी बढ़ जाता है, और जो जितने भी कस्टमर हैं फ़ौरन कदम अंधेरा छाने की वजह से बागम बाग निकल जाते हैं। तो इस वजह से देखना अभी भी अंधेरे आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो बस ये है कि हमें उम्मीद है अल्लाह करे नई हुकूमत आई है, शायद इसके ऊपर कोई गौर करें। पुराना ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि दिन ब दिन जो लोड शेडिंग का दुरानिया बाद से बदतरीन होता जा रहा है, उसको कम किया जाए। उमर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल फ्यूल सब्सिडी ख़त्म करने का इशारा दे चुके हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह यह है कि पेट्रोल पर सब्सिडी से गरीब से ज़्यादा अमीर तबके को फ़ायदा होता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक मोटरसाइकिल का टैंक 9 लीटर पेट्रोल से भरा जाता है।
और इस पर 1350 रुपए खर्च होते हैं। और इसके मुकाबले में 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी 50 लीटर में फुल होती है और इस पर 7,500 रुपए लागत आती है। अगर दोनों महीने में 4 बार टैंक फुल करवाएं तो मोटरसाइकिल वाला 36 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करता है, जबकि बड़ी गाड़ी वाला 200 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करता है। यानी गरीब शख्स महीने में 5,400 रुपए, जबकि कार वाला अमीर आदमी 30,000 रुपए का पेट्रोल भरवाता है। और अगर 21 रुपए फी लीटर के हिसाब से सब्सिडी की मद में मोटरसाइकिल वाले शख्स को सिर्फ 756 रुपए, जबकि गाड़ी वाले अमीर शख्स को 4,200 रुपए की सब्सिडी मिली। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल सवार की माहाना औसत तनख्वाह 20,000 रुपए, जबकि गाड़ी वाले की 2 लाख रुपए है। यानी मोटरसाइकिल वाला अपनी माहाना आमदन का 27% और अमीर शख्स आमदन का 15% फ्यूल पर खर्च करता है, जबकि गरीब और अमीर के लिए महंगाई की शरह और सेल्स टैक्स यकसा है। इसीलिए मुआशी माहिरीन का कहना है कि बजाय यकसा सब्सिडी देने के टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। मोटरसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 1000 सीसी से छोटी गाड़ी वालों को फ्यूल पर और 200 से 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को टारगेटेड सब्सिडी देने से सरकारी खजाने को 35 अरब रुपए माहाना तक की बचत हो सकती है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की शॉर्टेज के बायस काश्तकारों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। किन किन शहरों में बहरान है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। डीजल का बहरान सर उठाने लगा। शकरगढ़ जफरवाल के पेट्रोल पंप से महदूद पैमाने पर सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से गंदम की फसल काटने की तैयारी करने वाले किसानों को मुश्किलात का सामना है। लियाकतपुर और गिरदुनवाह में पेट्रोल पंप मालिकान ने डीजल की फराहमी बंद कर दी है। पतोकी और टोबा टैक्सिंग में भी किसान डीजल के हुसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे के कोशिश तो की है कि उसको चलाया जाए, लेकिन ये डीजल पेट्रोल पे सब्सिडी जो है ना, ये कोई गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। ये जब तक ये अपना प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के साथ नहीं करते, ये बहरान रहेगा। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम कंपनीज ने तरसील रोक दी है। मौजूदा स्टॉक से किसानों और ट्रांसपोर्टर को डीजल फराहम कर रहे हैं। अवाम ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि मसनूई किल्लत का फौरी नोटिस लिया जाए। अहम खबर, वज़ीर आज़म का अवाम को ईद का तोहफा। वज़ीर आज़म की 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत। मौजूदा हुकूमत ने 2 हफ्तों में ईंधन का इंतजाम किया। ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म को ऐसा बताया गया। वज़ीर आज़म का अवाम को ईद का तोहफा। वज़ीर आज़म की 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया कि मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 2 हफ्ते में ईंधन का इंतजाम किया है। अहम खबर, अवाम के लिए ईद का तोहफा वज़ीर आज़म की जानिब से। वज़ीर आज़म की 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 2 हफ्ते में ईंधन का इंतजाम किया। वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया। कराची में हीट वेव का खदशा नहीं। 29 या 30 अप्रैल को पारा 38 डिग्री से ऊपर जा सकता है। समा से गुफ्तगू में तर्जुमान महकमे मौसमियात सरदार सरफराज ने बताया कि अंदरून सिंध हीट वेव चलेगी। ऐसा हीट वेव का खतरा नहीं है, लेकिन कराची में वैसे ही टेम्परेचर 35-36 और उसके साथ 40-45% ह्यूमिडिटी एवरेज दिन में चल रही होती है, और सुबह में तो 80% से ऊपर होती है। तो उस वजह से गर्म और मरतूब मौसम तो है कराची में, लेकिन ऐसा हीट वेव का यहाँ कोई खतरा नहीं है। अलबत्ता इंटीरियर में है। नवाबशाह, सखर, लाड़काना, दादू, जैकोबाद, इन एरियाज में सांगड़ और नीचे हैदराबाद तक भी 44 से 46 तक टेम्परेचर जनरली तो रहने का इम्कान है आज के बाद 2 या 3 मई तक। तो वहाँ पर है सीवियर हीट वेव है, लेकिन यहाँ इतनी हीट वेव नहीं है कराची में। अलबत्ता जनरली गर्म और मरतूब मौसम ही है कराची में, और जनरली यहाँ पर 36 से 38 के दरमियान टेम्परेचर रहने का इम्कान है। 2 दिन जो 29 और 30 अप्रैल होंगे उसमें इम्कान ये है कि हो सकता है 38 से क्रॉस कर जाए, 39 तक चला जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का है जो ज़्यादा जाने का है। अब आपको ये बताएं कि मुल्तान में मौसमी तब्दीली और आंधी से फलों के बादशाह आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। मोहसिन अली की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्तान में तेज आंधी ने फलों के बादशाह आम को शदीद मुतासिर कर दिया। दरख्तों की टहनियों पर लगे आम जमीन पर गिरने से काश्तकार भी परेशान हो गए। बहुत नुकसान हो गया है। आम की साल पूरा मेहनत की है,
अब जो आंधी है ये सब नुकसान हो गया है, ये फल बिकने के काबिल नहीं है। जिले में 70,000 एकड़ पर आम के बागात हैं। हालिया आंधी और टेम्परेचर में इजाफे से 40% आम को नुकसान पहुंचा है, जिससे पैदावार भी मुतासिर होगी। कल आंधी आई है, उससे भी जितना कमज़ोर फल था वो सारे का सारा जो है वो गिर गया है। तो अब ग्रोअर्स को ये चाहिए कि एक तो आप पाशी का ख्याल रखें, दूसरा अपने बागात में फल को केरे से बचाने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करें। महकमे ज़राअत के मुताबिक कुदरती आफात से इस साल आम की पैदावार का हदफ पूरा करना मुश्किल होगा, जिसके बायस ज़र मुबादला में भी कमी होगी। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।